नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 31। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीएस से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को सबसे लास्ट में हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऊर्जा की इकाई है गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पर पार करने पर प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है किसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अतः संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को 93 से लेकर 99% तक की मात्रा अवशोषित कर लेती है। यह जो है किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। यह कच्चे पेट्रोल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण, उड़ान पट्टी जिसे स्थानीय भाषा में डामर कहा जाता है, चारकोल काला भूरा ठोस पदार्थ है जो लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, साइकोलॉजी इन सभी से जो है भिन्न है। फिजियोलॉजी का जो संबंध है वह शरीर विज्ञान से है। पैथोलॉजी का संबंध निदान विज्ञान और बैक्टीरियोलॉजी का संबंध होगा जीवाणु विज्ञान से। तो ये सभी जो है, और साइकोलॉजी का संबंध है आपका मनोविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इनकी औसत लंबाई 3 से 5 मिली माइक्रॉन से तथा औसत व्यास 0.2 से लेकर 2 मिली माइक्रॉन तक होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B6 और B12। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वह पायरिडॉक्सिन है और विटामिन B6 तथा B12 की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। दूध एवं दूध से बनी चीज़ों का उपयोग कर इस कमी को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्लिक जैकिंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक को क्लिक जैकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। यह वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो गाय को अघन्या, जिसका अर्थ होता है न मारने योग्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल को प्राचीन भारत में संगम कहा जाता था। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों का संघ या मंडल था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों
चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोट वारियम। चोल शासनकाल में वारियम, जिसको समिति कहा जा सकता है, के सदस्य को वारिय पेरुमक्कल कहा जाता था, जो कि 12 सदस्यीय समिति होती थी। और टोट्टम वारियम चोल प्रशासन में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। पान वारियम वह स्वर्ण समिति थी। और एरी वारियम, जिसको जो है सिंचाई समिति को कहा जाता है, एरी वारियम। और समोत्सर समिति, यह 30 सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों की एक वार्षिक समिति गठित की जाती थी, जिसे समोत्सर समिति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य द्वारा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। ये सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध द्वैत मत या फिर पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनका अधिकांश समय काशी, अरैल जो कि प्रयागराज में है, एवं वृंदावन में बीता था। और मध्वाचार्य जो है यह द्वैतवाद यानी कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और श्री कांता रामानुज जो है यहाँ रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने किया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी में नौदा टोली की खुदाई 1957-58 में की गई थी। यह स्थल इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। और दूसरा है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। तो नीचे दिए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलबरी तुर्क शासक तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसीर बिल्लाह से प्राप्त की थी। और 1226 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। तो आपका यहाँ 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ सही सुमेलित नहीं है। राधा कमल मुखर्जी का पुस्तक का नाम जो दिया गया है यहाँ, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक जो हैं वह रुद्रांशु मुखर्जी हैं। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ सभी सही है। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और आर.सी. मजूमदार की पुस्तक का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और एस.बी. चौधरी की पुस्तक का जो नाम है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेकर 1859। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर से गांधी जी के नाम एक अपील की, मैं राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के अंतिम संग्राम के अवसर पर हम आपके आशीर्वाद तथा शुभकामनाओं की इच्छा करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसने 1843 एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके शासनकाल में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस आप देख सकते हैं यहाँ भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। और यहाँ सी ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेटिक, तो इसे शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध और सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए जो जाना जाता है। और सर जॉन शोर को
अहस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने। भारत के 4 महान मठ श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ हैं। इनको भारत के चारों कोनों पर भारतीय संस्कृति की एकता और अखंडता की धार्मिक भावना को लेकर शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन जो है वह अद्वैत वेदांत कहलाता है। बद्रीनाथ जो है यह उत्तर में है, सबसे पुरी यह पूर्व में है, द्वारिका धाम पश्चिम में है और श्रृंगेरी धाम यह दक्षिण में है। तो चारों दिशाओं में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार 1915 ईस्वी में काबुल जो कि अफगानिस्तान में है बनाई गई थी। इस सरकार में बरकतुल्ला प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना जिसको बुनियादी ढांचा कहा जाता है कि सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि अनुच्छेद 1 का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया। और चमोली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि शरण पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। और सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको पता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में है आपका विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर रोक। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। जैसे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, किंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु संवैधानिक रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती हैं उसकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेतन मजदूरी पर। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के अनुसार कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। इस व्यवस्था में किसी घरेलू व्यक्ति को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं वेतन मजदूरी पर आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदी है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीमतों में गिरावट की अवधि। मंदी अर्थशास्त्र में बाजार की वह स्थिति जिसमें लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण वस्तुओं की बिक्री घटने लगती है, मंदी कहलाती है। या बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का भाव कम हो रहा हो, तब जो है आपका मंदी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बैंक ऋण। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 कारक हैं, भूमि है, मजदूरी जिसको श्रम कहा जाता है, पूंजी, साहस तथा संगठन। एक बैंक ऋण उत्पादन का कारक नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घटित होता है। औद्योगिकीकरण एवं वनों के विनाश से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। वातावरण में यह गैस 0.03% प्रतिवर्ष की दर से जो है बढ़ रही है। इसकी तापन क्षमता जो है 1 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप जो है यह 72.9% नगरीकृत है। पूर्वी एशिया की बात किया जाए तो यह 55.6% नगरीकृत है। और दक्षिण एशिया देखा जाए तो यह 32.6% नगरीकृत है। और ओशिनिया यह आपका 70.7% नगरीकृत है। तो आपसे पूछा गया सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है, तो वह यूरोप है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है कि भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। कारण आर है कि ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले जो है वाराणसी होगा, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर जो है आपका संत रविदास नगर। वाराणसी का क्षेत्रफल देखा जाए तो 1535 वर्ग किलोमीटर है। और गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1442 वर्ग किलोमीटर। बागपत का क्षेत्रफल जो है 1321 वर्ग किलोमीटर है। और संत रविदास नगर जिसको भदोही कहा जाता है तो 1015 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्रम जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका बागपत, फिर संत रविदास नगर या भदोही। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह घटना अमावस्या को होती है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ बांध। तो देख लेते हैं, कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध बना गया है, तो हूबर बांध, यानी कि ए का जो है चौथा हो जाएगा। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो पंचेत हिल बांध, बी का तीसरा। और नील नदी पर कौन सा बांध है, तो आसवान बांध है, सी का पहला हो जाएगा। और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, तो डी का दूसरा, यानी कि 4 3 1 2, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है और अटलांटिक महासागर के इस भाग में वायुयानों एवं जहाज़ों की गायब होने की घटनाएं होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टांगानिका झील। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसका क्षेत्रफल जो है वह 31,722 वर्ग किलोमीटर है और मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है वह सुपीरियर झील है, जिसका क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। भारत का मानक समय या प्रयागराज के नैनी व उसके निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह जो है जम्मू कश्मीर राज्य की, अब तो जो है लद्दाख जिला जो कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यह समुद्र तल से जो है 11,500 फुट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंचल में ऊपरी सिंधु नदी के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला भी स्थित है, लेह में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है? तो पहला है आपका ग्रामों में अधिक जनसंख्या, दूसरा है विभिन्न धर्म, तीसरा है विभिन्न जातियाँ और चौथा है निर्धनता। तो नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियाँ, ये सभी भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 31,3812 वर्ग किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में और 23% आंध्र प्रदेश तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थान है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है पूर्णा है, प्रवाहिता है, पेनगंगा, वर्धा है, बेनगंगा है, मंजीरा तथा इंद्रावती प्रमुख हैं। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में 300 किलोमीटर पर अरब सागर में फैले 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें से केवल 7 पर जनजीवन है। सामूहिक रूप से ये लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र कहलाते हैं एवं इसकी राजधानी जो है वह कावरत्ती है। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो वन का क्षेत्रफल है 77,552 वर्ग किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का जो वर्ग किलोमीटर है 67,321 वर्ग किलोमीटर है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल। और तीसरे नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ है, 55,621 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद जो है महाराष्ट्र का स्थान है 50,632 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। और उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है 50,347 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वन का वह मध्य प्रदेश में 77,522 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण आ रहा है कि भारत का पूर्वी तट व उत्तर पूर्वी तट व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को प्रभावित करते हैं। और भारत की पूर्वी तट व उत्तर पूर्वी तट व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, इसलिए भारत में शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवातों से स्थानीय वर्षा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लगभग 48% है। एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 47.71% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% और एग्जैक्ट देखा जाए तो 47.71% है। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वह 19,98,12,341 है। कितना? 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बलिया। लखनऊ जिले की सीमा बलिया जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और लखनऊ जिले की सीमा उत्तर में सीतापुर तथा हरदोई जिले को और दक्षिण में बरेली जिले को और पूर्व में बाराबंकी जिलों को तथा पश्चिम में उन्नाव जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर और झांसी में। लाल मिट्टियाँ मुख्यतः मिर्ज़ापुर, झांसी और दक्षिण प्रयागराज, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। और आगरा, मथुरा आपका दिया है, यहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सीतापुर, एटा एवं मैनपुरी में जो है लौड़ी मृदा तथा क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है, जिसका निर्माण 1920 से लेकर 1928 के बीच हुआ था। यह बनवासा यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा, जिसको काली या महाकाली नदी कहा जाता, से निकलती है। और यहाँ आपका देख सकते हैं निचली गंगा नहर, तो यह 1878 ईस्वी में निर्मित यह नहर नरौरा जो कि बुलंदशहर में है नामक स्थान पर गंगा नदी से जो है निकाली गई है। और घाघरा नहर की बात करें तो यह नहर सोन नदी की सहायक घाघरा नदी से निकाली गई है। इस नहर से मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिलों की भूमि सींची जाती है। केन नहर, तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ललितपुर जिला। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। बांदा, वाराणसी एवं ललितपुर जनपद में बॉक्साइट पाया जाता है। सिंगरौली जो कि सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। और हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का जो है पता चला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड जनजाति। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो गोंड है। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका खरवार आता है, उसके बाद थारू जनजाति का स्थान आता है। और चेरो जनजाति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं चंदौली जिलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है किसको? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति को। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। तो आपका जो है ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है।
अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ 1 जुलाई 2001 में हुआ था। यह एक मूल्य स्थिरीकरण योजना है जिसका लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतुल गुप्ता। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। देश के पहले खादी माल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह झारखंड में किया गया है। और बी है आपका सघन डायरिया नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह जो है हरियाणा में किया गया है। और सी आपका 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन, तो यह वैंकूवर कनाडा में। और डी है आपका 6वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2018 केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा पहला और डी का चौथा। तो 2 3 1 4 यानी कि आपका विकल्प ए सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने किस नृत्यांगना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमलता कमंडल की। हेमलता कमंडल का मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित है नृत्य का रिकॉर्ड तोड़कर वाराणसी की नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने लगातार 123 घंटे 21 मिनट कथक नृत्य करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती और रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है वह भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है 11-12 जुलाई 2018 को नाटो की 29वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। नाटो की 29वीं औपचारिक बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। और सिंगापुर आप देख सकते हैं यहाँ कि सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। और इजराइल में नमक की सबसे लंबी गुफा मलहाम की खोज की गई है। और ओस्लो जो है यह 31 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है। अगला प्रश्न है किस अफ्रीकी देश को भारत ने डोर्नियर विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को डोर्नियर विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय अमेरिका में है। दूसरा है स्वर्ण उत्पादन में सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है। तीसरा है फरवरी 2019 में भारत के स्वर्ण भंडार में 1.7 टन की बढ़ोतरी हुई है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तीसरा जो है सही होगा। यहाँ केवल फरवरी 2019 में भारत के स्वर्ण भंडार में 1.7 टन की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो है आप देख सकते हैं पहला विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय अमेरिका दिया गया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और स्वर्ण उत्पादन में सऊदी अरब का प्रथम स्थान है, तो यह भी गलत है। सऊदी अरब 2019 में जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है, तो आपका तीसरा सही होगा। तो यानी कि विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के बीच। और भारत और चीन के बीच देखा जाए तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। और भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नाम से आयोजित किया जाता है। और चीन और पाकिस्तान के बीच जो है वॉरियर सैन्य अभ्यास हुआ है, वॉरियर 6। अगला क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशक मंडल का 19वां अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में
पहला है दिल्ली में फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशक मंडल का 2 दिवसीय अखिल सम्मेलन किया गया। दूसरा है फिंगरप्रिंटिंग अपराधियों का पता लगाने का एक सफल उपकरण है। तीसरा है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही होगा केवल 2 जो सही हो जाएगा, फिंगरप्रिंटिंग अपराधियों का पता लगाने का एक सफल उपकरण है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को 23 अप्रैल 2019 को किस देश ने बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मलावी ने। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को 23 अप्रैल 2019 को मलावी देश ने बनाया था। और अगला क्वेश्चन है 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था। तो 91वें ऑस्कर अवार्ड में ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और 2020 में 92वें ऑस्कर अवार्ड में पैरासाइट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। यह दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो याद रखिएगा 92वें ऑस्कर में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो फिल्म पैरासाइट को। अगला क्वेश्चन है सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राणा दास गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2019 को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद 5। अगला क्वेश्चन है हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के मध्य खेला गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा ऑयल सीड्स और ऑयल पाम यानी कि ओएस एंड ओपी की खेती को बढ़ावा देने के लिए शामिल किए गए 6 राज्यों में कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब इसमें शामिल नहीं है। इसमें जो शामिल 6 राज्य हैं वह गुजरात है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें शामिल है, पंजाब इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण था। इसका उद्घाटन 22 फरवरी 2019 को किया गया और ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 का उद्देश्य था विश्व अर्थव्यवस्था के असंख्य संदर्भों को सामने लाना और उन कारकों को परिभाषित करना था। अगला क्वेश्चन है जोरवे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति का एक चारकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। ये लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किए थे जिसमें काले व लाल मृदभांड प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। एक बीज के अंकुरित होने के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश फूलों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। यह गेहूं, आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली। मूंगफली 2 दल वाली तिलहनी फसल है जिसका उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया जाता है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पहले स्थान पर कौन सा है तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाबार्ड। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक जो है वह नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना एवं परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। यह बैंक कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए एक सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, जिसको तिरुचिरापल्ली पहले कहा जाता था, भारत में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, विशाखापत्तनम के किस उद्योग के लिए फेमस है? तो पोत निर्माण के लिए, यानी कि ये का दूसरा हो जाएगा। मुरी जो है यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का चौथा हो जाएगा। और गुड़गांव जो है यह मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी का पहला। और पनकी यह उर्वरक उद्योग, तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। 2 4 1 3, यानी कि आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, करनपुरा कहाँ है? तो यह झारखंड का कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली तो यह आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। नेवेली यह तमिलनाडु में है और कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में है। तो विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भद्रावती। भद्रावती कोयला क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर स्थित है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी ये आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में क्रिकेट के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेन स्टोक्स को। और आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया मार्नस लाबुशेन, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वर्ष का सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और पैट कमिंस यह भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और विराट कोहली इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर से इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जिसकी रचना ह्यूग टोए ने की थी। किसने? ह्यूग टोए। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। यह किसी व्यक्ति या संगठन को पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन गांवों में जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज तथा कोक कोयला आयात करता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित है, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है।
और चीन की मुद्रा जो है वह युआन या फिर रेनमिनबी है, और ईरान की मुद्रा जो है वह रियाल है, और लेबनान की मुद्रा जो है वह पाउंड है। अगला क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व मृदा दिवस यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और स्वदेशी दिवस यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व पशु कल्याण दिवस यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार कितने वर्षों के बाद दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्षों के बाद रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। और अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1982 को बक्सी का तालाब लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए जो है अब रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है, और उर्वशी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर था? तो चलिए देखते हैं। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी का अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान जो 8वां हो जाता है। तो बाएं से मान लीजिए 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये मान लीजिए जो है हो गया 8वां स्थान शिवानी का, यस लिख दीजिए आप। और शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं की ओर खिसकती है, तो मूल स्थान तो 6 मान लीजिए और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है आपका मूल स्थान हो गया किसका? शिवानी का। अब क्या कह रहा है कि उर्वशी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर था, तो उर्वशी का जो है मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर इधर हो जाएगा, तो 4 स्थान 4 और इसमें जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा उर्वशी का मूल स्थान। तो टोटल जो है ये 8 हो गया आपका, और ये 6 14 और ये 4 18, तो यानी कि बाएं से जो है उर्वशी का स्थान कितना है? तो बाएं से 18वां है, तो दाहिने से आपसे पूछा गया है, तो टोटल कितना है? टोटल 30 है, तो 30 में माइनस 18 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो क्योंकि एक वह जोड़ा जाता है, तो इस 18 हो जाएगा आपका 48, सॉरी 30 माइनस 18 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 13, तो टोटल जो है आपका उर्वशी का जो दाहिने से स्थान होगा वह 13वां होगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्याएं आएंगी? तो आप देख सकते हैं 85 दिया गया है, फिर 77, फिर 70, 64, 59, 55 और अगली संख्या आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 85 के बाद जो है 77 दिया गया है, तो -8 जो है कम हुआ है, फिर 77 के बाद 70 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 7 की कमी हुई है, फिर 70 में से 64 दिया गया है तो 6 की कमी हुई है। इसी तरह आपका एक एक जो है कम होता चला गया है, और 64 से 59 में जो कमी हुई है वह 5 की कमी हुई है, फिर 59 से 55 में जो कमी हुई है वह आप देख सकते हैं 4 की कमी हुई है, फिर 55 से जो है 3 की कमी आप कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज चला रहा है 8 7 6 5 4, फिर अगली जो कमी होगी 3 की कमी, तो 55 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 5 7 8 9 को लिखा जाता है एक्स टी जेड ए एल और 2 3 4 6 को एन पी एस यू, तो 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं जो संख्या लिखा गया है उसी को आपको यहाँ लिख देना है। तो 2 3 को यहाँ क्या लिखा गया? एन पी लिखा गया है, तो आप एन पी लिख दीजिए।
फिर जो है आपका है 5 4, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 को टी लिखा गया तो टी आप लिख दीजिए। फिर आप देख सकते हैं 4 यहाँ है तो 4 को लिखा गया है यस, आप यस लिख दीजिए। 9 आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में है तो 9 को यल लिखा गया, यल लिख दीजिए। तो आपका संख्या मिल जाएगी NPTSL। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका यहाँ से हो जाएगा NPTSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन रेखाचित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका विकल्प बी आप दे सकते हैं। मान लीजिए ए आपका फेरी वाला हो गया और इस वाले जो है गोले में लखपति हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है, कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला बीच वाला पार्ट दोनों में है, तो कुछ फेरी वाले जो है क्या है वह लखपति हैं। तो यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त त्रिज्यखंड में संख्या होगी, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या होगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज 3 में 2 का गुणा हुआ है -1 कर दिया गया है, यानी कि 3 दूनी 6 -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा आपका। उसके बाद आप 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और -2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह आगे भी जो है आप 8 दूनी 16, फिर जो है 3 माइनस कर देंगे तो आपका 13 है। उसके बाद आगे 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका, -4 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर आगे जो है 22 दूनी 44 -5 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 39। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से भिन्न है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इन सबसे भिन्न है, तार, ईमेल और फैक्स। और डी विकल्प यहाँ जो है सबसे भिन्न है। तार, ईमेल तथा फैक्स जो है निर्जीव वस्तुओं का सूचक है, जबकि संदेशवाहक वह सजीव वस्तुओं का सूचक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो चलिए जो है देखते हैं। शैलेश जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता होगा डायरेक्शन, सबसे ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट। तो आपसे कह रहा है शैलेश जो है वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लीजिए 4 किलोमीटर जो है, नीचे लिखते हैं 4 किलोमीटर जो है वह उत्तर की ओर चला, वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बाएं जो है आपका इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर चलता है, तो ये जो है 6 किलोमीटर चलता है। और फिर जो है पुनः वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो दाएं जो है आपका ऊपर हो जाएगा और कितना चलता है तो 4 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, यानी कि ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है पूछा गया है। तो आप तो ऐसे सीधे जाएंगे नहीं, ठीक है, इसकी दूरी ऐसे आपको निकालनी है ए। तो आप ए पॉइंट को आप मान लीजिए ए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, और ये दूरी आप देख सकते हैं 4 चला है, तो यहाँ आप मिला दीजिए इसको, ये भी कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ये टोटल दूरी कितना हो जाएगी तो 8 हो जाएगी, 8 किलोमीटर। और ये दूरी जो है आप देख सकते हैं यहाँ 6 चला है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इसको ए माने हैं, इसको बी, और इसको जो है आप सी मान सकते हैं, और इसे आप ये वाला पॉइंट डी और इसे आप ई मान लीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे आप रख दीजिए। तो AD बराबर आपसे पूछा गया है, यानी कि ये दूरी AD बराबर हो जाएगा आपका, ये पूछा गया है, तो AD बराबर हो जाएगा आपका AE स्क्वायर, यानी कि ये वाली दूरी A और E, तो AE कितना है तो 6 है, तो आपका 6 का स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ED का स्क्वायर, यानी कि E और D ये वाली दूरी टोटल कितना है 4 4 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 36 और 64 कितना होगा तो ये जाएगा अंडर रूट 100 यानी कि 100। तो अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 10। तो AD बराबर आपका कितना निकल के आ गया 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह AD बराबर कितना तो 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका सही हुआ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है और डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या है आपको बताना है।
तो चलिए जो है देखते हैं, ए का भाई बी है, यानी कि ए हो गया आपका, ए का भाई बी है और बी की पत्नी सी है, तो बी की पत्नी जो है वह सी है, इसको आप फीमेल कर दीजिए माइनस, और ई जो है ए की बेटी है, ए हो गया ए, ई जो है वह ए की बेटी है, इसको माइनस कर दीजिए आप। उसके बाद डी बी का पुत्र है, डी जो है वह बी का पुत्र है, ये प्लस कर दीजिए आप। उसके बाद एफ ई का भाई है, एफ जो है वह ई का भाई है, यानी ई हो गया और एफ जो है उसका भाई है, इसको प्लस कर दीजिए आप। और जी जो है डी की बहन है, तो जी ये हो गई, यह डी की बहन है, इसको माइनस कर दीजिए आप। तो आपसे पूछा गया ए जी का क्या है, यानी कि इसका और इसका रिलेशन जो है पूछा गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, या तो पुरुष भी हो सकता है या और ये महिला भी हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ कहा गया ए का भाई बी है, तो ये तो कंफर्म है, इसका जेंडर प्लस है और इसकी पत्नी सी है, तो ये तो कंफर्म है, पति पत्नी है। ए का जेंडर जो है कंफर्म नहीं है, तो ना तो यहाँ तो क्लियर नहीं हो जाएगा। तो पूछा गया कि आपसे ए का जी क्या है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ केवल सी ऑप्शन सही हो सकता है, चाचा। अगला क्वेश्चन है, प्लस और भागा तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 × 5 भागा 2 - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है प्लस और भागा को आपस में बदलना है और 2 और 5 को आपस में बदलकर जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, 8 प्लस की जगह आपको भाग कर देना है, भागा 4 गुणे 5 दिया गया है, तो 5 की जगह आपको 2 लिखना है, 2 और भागा उसके बाद दिया है तो भागा की जगह प्लस कर देना है, प्लस जो है 2 की जगह कितना लिखना है तो 5 लिखना है, -3 कर देना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ 8 में से 8 को 4 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा आपका, 2 × 2 हो जाएगा आपका, प्लस 5 - 3 करेंगे 2 हो जाएगा, तो आपका 2 दूनी 4 + 2 कितना हो जाएगा टोटल यहाँ 6, कितना मिल गया आपको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा कि यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार के 2 दिन पहले शनि शुक्र यानी कि शुक्रवार फ्राइडे, तो 7 तारीख को फ्राइडे है, तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। 27 तारीख के बाद अगला दिन, तो 27 तारीख के बाद 28 पड़ता है, अगला दिन जो है क्या होगा 29। तो आप देख सकते हैं यदि 7 तारीख को शुक्रवार है तो 14 को भी शुक्रवार पड़ेगा, 21 को भी शुक्रवार पड़ेगा और 28 को भी शुक्रवार पड़ेगा, क्योंकि 7 आप बढ़ा देंगे तो आपका सेम डे जो है मिल जाएगा। तो 7 तारीख को यदि शुक्रवार है तो 14 को भी शुक्रवार होगा, उसके बाद 7 और जोड़ेंगे 21 को भी शुक्रवार और 7 और जोड़ेंगे 28 को भी शुक्रवार, तो 29 को आपको बताना है। तो यदि 28 को शुक्रवार है तो 29 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो आपका विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा यहाँ, बी शनिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका संबंध जो है ये दिया गया है, फिर आपको इसका संबंध जो है बताना है इससे क्या होगा। आप देख सकते हैं पहली आकृति जो है पहले खंड में जो है यह सबसे बाहर है यानी सबसे ऊपर, उसके बाद जो है आपका त्रिभुज है, फिर जो है त्रिभुज के अंदर जो है वर्ग को कर दिया गया है। तो उसी तरह आपको यहाँ भी करना, सबसे पहला जो हो जाएगा ये पहला वाला खंड सबसे ऊपर, यानी कि आप देख सकते हैं ये हो गया आपका। उसके बाद जो है तीसरी आकृति आपको लेनी है, तो ये हो गया आपका, फिर उसके अंदर जो है आपको ये 5वीं आकृति लेनी है उसके अंदर, तो ये हो जाएगा, इसलिए आपका ये विकल्प आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। तो आपका दिया गया है कि कबूतर का संबंध शांति से है, तो कौन सा जो है आपका सही होगा बताना है आपको। तो इस तरह जो है आपका जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतिरूप है उसी प्रकार श्वेत जो है श्वेत ध्वज व आत्मसमर्पण का प्रतीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से तथा 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है।
तो यहाँ जो है लाल रंग से घनों की जो संख्या होगी आपका दाईं सतह पर स्थित घनों की संख्या प्लस जो है बाईं सतह पर स्थित घनों की संख्या। तो दाईं सतह पर 16 होगा और बाईं सतह पर भी 16, तो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 32। तो आपका विकल्प जो है कौन सा सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप काउंट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। फिर आपका ये हो गया 9वां, फिर जो है ये हो जाएगा आपका 10वां, फिर जो है ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो टोटल जो है कितना हो गया 13। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, बालक अथवा बालिका की सही शिक्षा केवल उन सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के द्वारा प्रोत्साहित होती है जिनमें वह अपने को पाता या पाती है। इन आवश्यकताओं के द्वारा वह एक समूह के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता या होती है और वह अपनी क्रियाओं और अनुभूतियों की संकीर्णता से बाहर निकलता या निकलती है तथा अपने बारे में उस दृष्टिकोण से सोचता या फिर सोचती है जिससे उस समूह का भला हो, जिससे वह संबंध रखता या रखती है। यह गद्यांश किस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि सही शिक्षा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा कि शिक्षा जो है सामाजिक परिस्थितियों के साथ पारस्परिक व्यवहार के द्वारा आती है। तो विकल्प डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।